नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ज़रा सोचिए और बताइए कि देश के किस राजनेता को, किस पॉलिटिशियन को सबसे बड़ा बिल्डर कहा जा सकता है। हालांकि उनकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन का काम उस तरह से नहीं करते, लेकिन ज़मीन की खरीद फरोख्त, संपत्तियों की खरीद फरोख्त, इसके मामले में कहीं भी हो, उनके राज्य में कोई भी बड़ा ऐसा मामला हो तो उनका नाम कहीं ना कहीं से या उनके परिवार का नाम जुड़ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से एक ऐसे मामले में जहां सरकारी ज़मीन और डैम के पास की ज़मीन, बांध के पास की ज़मीन, 348 एकड़ ज़मीन 30 साल की लीज़ पर किराए पर दे दी गई। कितना किराया, इसका भी आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। पहले सवाल का तो अंदाज़ा लगा लेंगे, दूसरे का नहीं लगा पाएंगे। 23,000 रुपये महीने पर दे दी गई। तो पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ, काफ़ी देर हो गई आपको गेस करते हुए। उनका नाम है शरद पवार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इस समय अपनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेक सिटी कॉरपोरेशन के नाम से कंपनी बनी उसकी, और ये पुणे के पास। और उस कंपनी में उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जो बारामती से लोकसभा की सदस्य हैं, उनका 20.8% हिस्सा था। और ये सिटी बहुत विवादों में रही, लेकिन विवाद अपनी जगह पर है। शरद पवार कुछ करने जाएं इस तरह का और वो कर न पाएँ, ऐसा हो नहीं सकता है, और वो उसमें सफल रहे। उसका नाम अब लवासा है, लेक सिटी से बदलकर। इसके लिए वर्षा गांव मोरसे डैम जो है उससे पानी लेके एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, जिसके किनारे इस शहर को बसाया गया। और इस शहर में देश के बड़े नामी गिरामी लोगों को आवास दिया गया, बंगले दिए गए। आवास कहना तो छोटी बात हो जाएगी, बंगले दिए गए। और ये मुद्दा जब तक महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र से बाहर भी उठता रहा है, लेकिन शरद पवार ने ये किया, इसमें वो सफल रहे, इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का इस मुद्दे पर दायर एक PIL पर जो आदेश आया है, जो ऑर्डर आया है, जो फैसला आया है, उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सही है कि जिन लोगों ने PIL की, उन्होंने बहुत देर से PIL की। 2018 में PIL हुई। अदालत ने कहा कि आप देर से आए, और आप हमारे सामने कोई ऐसा किसान भी नहीं है जो मुआवजे के लिए शिकायत लेकर आया हो, इसलिए आपकी याचिका रद्द की जाती है। याचिकाकर्ता गए थे कि जो विशेष अनुमति दी गई थी यहाँ लैंड एक्वायर करने के लिए, उसको रद्द कर दिया जाए। अब अदालत ने इस पूरे मामले पर विचार करते हुए क्या क्या पाया? अदालत ने पाया टेंडर प्रक्रिया न तो फेयर थी, न ट्रांसपेरेंट थी। ये मुंबई हाई कोर्ट कह रहा, और ये माना कि पवार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसमें पवार परिवार के शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और उनके भतीजे अजित पवार की मिलीभगत थी। ये मिलीभगत शब्द अदालत ने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन ये तीनों इसमें शामिल थे। अजित पवार सिंचाई मंत्री थे महाराष्ट्र के, और वो महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने नियमों को दरकिनार करके इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन खरीदने की मंजूरी दी। अदालत का कहना है कि उन्होंने ये इस पूरी प्रक्रिया में कहीं नहीं बताया कि उनका शरद पवार से ब्लड रिलेशन है, जो कि उनको करना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ, उन्हें अपने को रिक्यूज़ करना चाहिए था, उस मुद्दे से अपने को अलग कर लेना चाहिए था, लेकिन कैसे कर लेते? सबको मिलकर करना था। और सुप्रिया सुले का जो हिस्सा था वो 2006 में उन्होंने बेच दिया, और एक्सिस बैंक ने 2008 में जब वैल्यूएशन उसका बताया, उनके हिस्से का, उनके शेयर का, तो कहा कि 10,000 करोड़ होना चाहिए। और सुप्रिया सुले ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में जो दिखाया, न केवल ये लवासा के प्रोजेक्ट का अपना शेयर बेचने का हिस्सा, बल्कि और जो संपत्तियां बेची उन सब को मिलाकर सिर्फ 15 करोड़। तो ऐसे होता है देश में। इसमें पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा केस बनता है, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा केस
तब बनेगा जब उसकी जांच हो। 2009 में बारामती के, जहां से अभी सुप्रिया सुले लोकसभा की सदस्य हैं, 18 गांव इस लवासा सिटी में शामिल कर लिए गए। तो अदालत कह रही है कि ये इस पूरे प्रोजेक्ट में पवार परिवार ने, और तीनों का नाम लेकर, शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार, इन तीनों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और कहा कि इस परिवार के दबदबे के कारण ये लेक सिटी या लवासा सिटी जो है वो उसका डेवलपमेंट हुआ। याचिकाकर्ता ने भी यही बात कही थी कि ये शरद पवार के दिमाग की उपज है ये प्रोजेक्ट, और उन्होंने उसमें शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार को पार्टी बनाया था। अदालत ने तीनों से एफिडेविट देने को कहा था कि उसमें, इस प्रोजेक्ट में उनका क्या इंटरेस्ट था, उन पर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दें कि उनमें कितनी सच्चाई है, नहीं है। सिर्फ अजीत पवार ने एफिडेविट फाइल किया और उसमें भी जानकारी नहीं दी पूरी। शरद पवार और सुप्रिया सुले ने कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया, वो अदालत में अपीयर भी नहीं हुए, उनके वकील उनकी तरफ से अपीयर हुए। अदालत ने, मुंबई हाई कोर्ट ने, जिसमें उस बेंच में चीफ जस्टिस भी थे, फैसले में कहा कि चूंकि शरद पवार, सुप्रिया सुले ने उन पर लगे किसी आरोप का जवाब नहीं दिया है, इसलिए ये अदालत ये मान लेती है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप सही हैं। अब आप देखिए, अब ये सब कहने के बाद अदालत ने कहा इस मामले में वो जुडिशियल हैंड्स ऑफ की नीति पर चलेंगे या इसका पालन करेंगे। जुडिशियल हैंड्स ऑफ का मतलब है कि अदालत इस मामले में कोई दखल नहीं देगी। क्यों दखल नहीं देगी? सिर्फ एक आधार पर कि याचिकाकर्ता देर से आए और 1 दशक से ज़्यादा हो गया है वो शहर बसे हुए और वहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी हुई इमारतों को गिराया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लवासा में जो बनी हुई इमारतें हैं, जो शहर बसाया गया है, उसको गिरा दिया जाए, लेकिन उसमें जो अनियमितता हुई है, जो इर्रेगुलरिटी हुई है, जो बेईमानी हुई है, उसकी जांच का आदेश तो अदालत दे सकती थी। मैं अदालत की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपने देश के जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे सुविधाजनक है रसूख वालों के लिए। हम आप अगर किसी की ज़मीन पर, गलत तरीके से हासिल की गई ज़मीन पर एक मकान बना लें तो वो शायद 40 साल और 50 साल और 100 साल बाद भी गिरा दिया जाएगा। और मैंने आपको अभी कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु का किस्सा बताया था। 125 साल पुराना मंदिर ये कहकर गिरा दिया गया कि ये एनक्रोचमेंट है। क्यों एनक्रोचमेंट है? कि वाटर बॉडी के पास जो है, जलाशय के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए, और वहीं पर तमाम सरकारी भवन बने हुए हैं, उनका कुछ नहीं हुआ, मंदिर गिरा दिया गया। तो इस देश में अगर इस तरह का है अपना जुडिशियल सिस्टम, इस तरह का है इन्वेस्टिगेशन, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब किसी अदालत ने सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया, कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? इतना बड़ा सामने, आंख के सामने दिखाई दे रहा, आप मान रहे हैं कि गलत हुआ है, फिर भी जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। अगर शरद पवार और सुप्रिया सुले और अजीत पवार पर लगे हुए आरोपों को अदालत सही मानती है तो उन पर जो आरोप लगे हैं, उन्होंने जो कानून विरुद्ध काम किया है, उसकी उनको सज़ा क्या मिली? कोई सज़ा नहीं मिली। तो इससे क्या नतीजा क्या निकलता है कि अगर आप रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं, पॉलिटिकल पावर है, तो आप बच सकते हैं, फिर आपका अदालत भी कुछ नहीं कर सकती है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरा शरद पवार का पूरा परिवार फंस सकता है। लेकिन आप देखिए, आप अदालत में, अदालत आपसे एफिडेविट देने को कहती है, अदालत आपसे सवाल पूछती है, आप पर लगे आरोपों का जवाब देने को कहती है और आप नहीं देते हैं और आपके खिलाफ कुछ नहीं होता है। मतलब जब उन्होंने नहीं देने का फैसला किया एफिडेविट, तो उनको मालूम था कि कुछ होगा नहीं, ये उनको इत्मीनान था। तो 70 साल से, 75 साल से अपने देश में न्याय व्यवस्था इसी तरह से चल रही है, जो बार बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं कि वो पैसे वालों के, रसूख वालों के, वो पॉलिटिकल पावर जिनके पास है, जो नीतियाँ
बनाने बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, उनके पक्ष में झुका हुआ रहता है पड़ला जो है न्याय का। पिसता है गरीब आदमी। गरीब आदमी के लिए इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो अदालत ने अपनी मजबूरी जता दी है। सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार भी मजबूर है? सवाल ये है कि क्या मतदाता भी मजबूर है? डेमोक्रेसी में ऐसे मुद्दे, इतने बड़े मुद्दे चुनाव का विषय क्यों नहीं बनते? इनके आधार पर लोग फैसला क्यों नहीं करते? बारामती शरद पवार का गढ़ है, वहाँ से उनको हराना या उनके परिवार के किसी सदस्य को हराना मुश्किल है। इस बात को शरद पवार भी जानते हैं, उनका परिवार भी जानता है, और कमोबेश एक तरह से अदालत इस बात को स्वीकार कर रही है कि उनका इतना बड़ा प्रभाव है कि वो नियम बदलवा सकते हैं, नियम तोड़वा सकते हैं, नियम को तोड़ और मरोड़ कर जो है अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी अदालत उनको कोई सज़ा देने की ज़रूरत नहीं समझती। तो मुझे शरद पवार ने जो किया, उनके परिवार ने जो किया, वो उसके लिए जाने जाते हैं, उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, या बल्कि कहें निराशा हुई। मेरी अपेक्षा, हो सकता है मेरी अपेक्षा गलत हो, मेरी अपेक्षा ज़रूर थी कि अदालत कुछ न कुछ तो कार्रवाई करेगी, कोई ना कोई प्यूनिटिव एक्शन की बात करेगी। ख़ास तौर से ऐसे में जब दो खास मुद्दों की बात कर रहा हूँ, जब अदालत ने माना कि अनियमितता हुई है, दूसरा ये भी माना कि शरद पवार और उनके परिवार पर लगे हुए आरोप सही हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत चिंतित करने वाला, निराश करने वाला, हताश करने वाला मामला है। देखिए, किसी भी व्यवस्था में कुछ गलत हो जाना, कुछ लोगों का गलत काम करना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, ये कोई अनहोनी बात नहीं होती है। लेकिन उनका ये कॉन्फिडेंस कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, हालांकि इस सब मामलों में ऐसा नहीं है। अभी मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, उसमें कहा था शरद पवार के परिवार की किस तरह से घेरेबंदी हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन न्यायपालिका से भी उम्मीद थी। ये मामला कोई केंद्रीय एजेंसी की जांच के तहत नहीं था, ये मामला अदालत में गया था, और अदालत में लोग जाते हैं तो न्याय की उम्मीद लेकर जाते हैं। ये इस अपेक्षा के साथ जाते हैं कि जो सही है उसके पक्ष में न्याय आएगा। तो न्याय जो आया, जो फैसला आया, वो कि जो याचिका थी वो डिसमिस कर दी गई। मुझे मालूम नहीं कि याचिकाकर्ता आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जाना चाहिए। शायद सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला बदल भी जाए। अगर ऐसा होता है तो न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास की बहाली होगी। वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस खंडपीठ ने, वो किसी गलत नीयत से दिया है या गलत इरादे से दिया है, लेकिन वो निराश करने वाला फैसला है। उससे न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ता नहीं है, कम होता है। और ऐसा फैसला देते समय मुझे लगता है, मैं कोई कानून का ज्ञाता नहीं हूँ, अदालत को इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि उससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है या नहीं। लोगों में अदालत के प्रति, न्याय व्यवस्था के प्रति जो विश्वास है वो और पुख्ता हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है। तो लवासा बहुत से मामलों के लिए ये जो फैसला है, अगर सुप्रीम कोर्ट से ये पलटा नहीं तो आप मानिए कि बहुत से मामलों में ये नज़ीर बनेगा। इस फैसले को कोट किया जाएगा और बहुत से ऐसे लोग बच जाएंगे जिनको जेल में होना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।